हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का समापन नाम का टॉपिक लेकर के आई हूँ। अब तक हमने फॉर्मेशन यानी कि पार्टनरशिप का जनरल इंट्रोडक्शन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये टॉपिक देखे। आज हम फर्म का समापन शुरू करते हैं, सबसे इजी चैप्टर अब तक का, जिसमें सिर्फ एक अकाउंट आपको समझ में आना चाहिए, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनता है ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखें कि फर्म का समापन कब हो जाता है। जब सभी साझेदार किन्हीं विशेष कारणों से फर्म को समाप्त करने का डिसीजन ले लेते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं सभी, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो या कोई और रीजन हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन में किस तरीके से जो चालू बिजनेस है उसका समापन किया जाएगा वो हम इसमें प्रॉपर चैनल देखते हैं। नॉर्मली तो जैसे कि समझ में आ ही जाता है ऑटोमेटिक कि सबसे पहले सारी संपत्तियां जो बिजनेस में है उसको बेच करके और जितने भी दायित्व है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, उनको पे किया जाता है। अगर कम पड़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर अपने पर्सनल लोन चुकाने के बाद जो पैसा बचता है उनके पास, उसे उनको बिजनेस में लगाना पड़ता है। खैर, अब हम देखते हैं किस तरीके से इसका प्रॉपर चैनल हमें देखना होता है। सबसे पहले इसके जो आवश्यक खाते हैं उन खातों के नाम बता दूं मैं आपको। पहले अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, यही आपको समझ में आना चाहिए। मैं जनरल एंट्री से बताऊंगी। आपके पास ऊपर एक बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट से सभी एसेट्स अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सारी एसेट ट्रांसफर हो जाएगी। किसे ट्रांसफर नहीं करना? जो जैसे कैश अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट को नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स लोन, इसके अलावा जो भी अब तक आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते आए हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, P&L, अवितरित लाभ जिसको हम कह सकते हैं, लॉसेस वगैरह, ये सब अकाउंट हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। बाकी सभी एसेट्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। अमाउंट आएगा बुक वैल्यू वाला। उधर से लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी के साथ हमारी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज खत्म हो गई, बंद हो गई। अब हम एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं क्वेश्चन के बाहर। ये तो बैलेंस शीट में से देख के करना है, बुक वैल्यू पे लिखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन के बाहर आ जाइए और एसेट्स नीचे लिखी हुई होगी, कैसे कैसे बेची। अगर उसको बेची है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर किसी पार्टनर ने ले लिया उसको तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी तरीके से दायित्व का भुगतान, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि लायबिलिटी ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है तो अब जो भी है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। अगर कोई पार्टनर से लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद में रियलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर कोई पार्टनर लेता है उसकी जिम्मेदारी उस खर्चे को उठाने की तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ऐसी कंडीशन में जब पार्टनर को जिम्मेदारी दी जाती है तो पार्टनर के द्वारा किए गए निजी खर्चे जो पर्सनल उसने खर्च किए होते हैं उनकी एंट्रीज हमें कहीं भी नहीं करनी होती। और इसके बाद में सिंपल रियलाइजेशन का अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। डेबिट की टोटल ज्यादा है तो लॉस हुआ, एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम बांट देंगे। एंट्रीज के बाद हम देखते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे गुडविल का इस चैप्टर में कोई रूल नहीं है। आप गुडविल को बाकी संपत्तियों के साथ उसे भी ट्रांसफर करें और अगर कोई वसूली मूल्य प्राप्त होता है तो उसकी भी प्रविष्टि करें। इसके अलावा ऐसी कोई संपत्ति, ऐसा कोई दायित्व जो आपने बुक्स में ट्रांसफर कर दिया था और एक दूसरे को भुगतान के बदले में दे देते हैं, जैसे दायित्व के भुगतान में कोई संपत्ति दे दी, तो ऐसी स्थिति में भी कोई प्रविष्टि नहीं होती। मतलब कि आपने ऊपर ट्रांसफर किया था या नहीं किया था, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो भी इसी तरीके से करेंगे।
और एक स्पेशल बात और कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है और आपने ऊपर ट्रांसफर नहीं किया होगा और उससे पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री हो जाएगी, और ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रियलाइजेशन टू कैश एंट्री हो जाएगी, भले ही आपने ऊपर ट्रांसफर किया था या नहीं। स्पेशल नोट करने वाली बात यह है कि अगर लायबिलिटी के भुगतान में हमको ही हमारी एसेट दे देते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, तो उसकी उस दायित्व के मूल्य तक की कोई प्रविष्टि हम नहीं करते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कोई दायित्व का भुगतान हम अलग से करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उसका दायित्व का मूल्य ज्यादा हो तो एंट्री क्या करनी चाहिए, जैसे अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया था अलग से कर रहे हैं तो कायदे से तो यही होगी सन्ड्री लायबिलिटी टू कैश। लेकिन अगर हमने ज्यादा, जैसे कि 40,000 की एसेट है, लायबिलिटी है और हमने भुगतान में 50,000 दिए हैं, तो आप डिफरेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे, यानी रियलाइजेशन में टू कैश आ जाएगा। इसी तरीके से दायित्व कम हो तो कैसे, इस स्थिति में कैसे करेंगे, लायबिलिटी ज्यादा हो और भुगतान कम किया हो, मान लो लायबिलिटी 50 की है और पेमेंट हमने 40 का किया है, तो ऐसी कंडीशन में टू रियलाइजेशन 10,000 का क्रेडिट हो जाएगा। ये तब जब, वैसे तो लायबिलिटी उसमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है तो वह करते ही है, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि उसका अलग से भुगतान किया जाएगा तो। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इन अकाउंट के बारे में सीधा सीधा एक ही रूल है। इसके संबंध में अगर कोई अलग से दायित्व बता रखा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के लिए एसेट साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट अगर दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में तो इसे लायबिलिटीज की तरह बाकी जैसी लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं उसी तरीके से ट्रांसफर करेंगे, और इनके बारे में कोई भी सूचना नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिस तरीके से जनरल रिजर्व P&L करेंगे उसी तरीके से इन अकाउंट को भी करेंगे। इन सब का जितना कुछ मैंने बताया एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे उतार रखा है, इसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आवश्यक खाते कैसे बनते हैं। कुछ एंट्री अभी छूट भी गई हैं तो वो इससे आ जाएगी। यहाँ मैं अकाउंट लूंगी। सबसे पहले पहला अकाउंट मैंने क्या कहा था, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। जिसमें मैं एंट्री वापस बोलती हूँ, क्या बताई थी, फर्स्ट एंट्री एसेट ट्रांसफर होने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट में कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे इस तरफ से और बाकी सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। बुक वैल्यू जितनी इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो की वो एज इट इज हम उतार देंगे। फोर लाख, फिर 10,000, 2,80,000 एंड 80,000। इसी तरीके से लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व और वरुण लोन और कैपिटल दोनों पार्टनर का नाम तरुण और वरुण है, इनकी कैपिटल को भी ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। तो बाई क्रेडिटर और बाई बिल्स पेबल 1,20,000 एंड 20,000। ये तो हुआ अंदर से। अब बाहर आ गए, बाहर देखा कि एसेट्स को बेचने से ये पैसा हमें रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई पार्टनर ले लेता तो बाई पार्टनर, तो बाई कैश लिख के इन सब के नाम हम लिख देंगे, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, और जो राशि प्राप्त हुई। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट में यही डिफरेंस है। रिवैल्यूएशन में हम जितने रुपए से संपत्ति और दायित्व घटते या बढ़ते हैं वो अमाउंट लिखते हैं, जबकि रियलाइजेशन में हम जितना पैसा हमने प्राप्त किया या चुकाया वो अमाउंट लिखना चाहिए। स्टॉक से आया 3,60,000, मशीन से आया 2,24,000 एंड बिल्डिंग से आया 1,20,000। इसकी टोटल हम बाहर लिख देंगे। इसी तरीके से लायबिलिटीज में वो कह रहा है क्रेडिटर्स 5% कम पर पे किया, डिस्काउंट पे पे किया, तो टू कैश क्रेडिटर्स है हमारे 1,20,000, इसको 5% लेस कर दिया तो 1,14,000। एक बात और स्पेशल होना चाहिए ध्यान आपको कि लायबिलिटीज का भुगतान करना जरूरी है, चाहे क्वेश्चन कहे या नहीं कहे। अगर क्वेश्चन कहता है
जैसे कहा 5% कम पे तो हमने कर दिया, अगर नहीं कहता तो बुक वैल्यू पे, जैसे कि बिल्स पेबल का उसने नहीं कहा तो भी हमें उसे चुकाना है। ये आ गया 1,34,000। ये होता है 7,88,000। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है 6,000, तो टू कैश एक्सपेंसेस 6,000। बस इसके बाद आपको इसका डिफरेंस निकालना है। डेबिट की टोटल इसमें ज्यादा दिख ही रही है और ये टोटल आती है, इसका डिफरेंस आ रहा है 7,88,000, सॉरी बाई पार्टनर्स कैपिटल 82,000 आ रहा है डिफरेंस। तो तरुण और वरुण बराबर के मानेंगे पार्टनर, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो 41 करके 82,000 से हमने टोटल इक्वल कर दी। ये मैंने एंट्री के अकॉर्डिंग जो आपको सिखाई वहां तक आ गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट आप बनाएंगे पार्टनर लोन, अगर कोई चल रहा हो तो वरुण लोन चल रहा है, वरुण लोन छोटा सा अकाउंट बनेगा। बाई बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस है 1,10,000। क्वेश्चन कहे या नहीं कहे आपको पे करना है, क्योंकि जब तक दिवालिया की कंडीशन नहीं होती इसका सीक्वेंस यही रहता है। पहले सुरक्षित ऋण को चुकाया जाता है, जो मॉर्गेज होती है उनको, उसके बाद में बाहरी दायित्वों को, फिर पार्टनर का कोई लोन हो तो वो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल जो पूंजी होती है वो वापस की जाती है, फिर भी कुछ बच जाता है तो हम उसका लाभ हानि अनुपात में उनका पैसा वापस लौटा देते हैं। तो अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट की। इसमें हम वापस बैलेंस शीट पे जाएंगे। जो अकाउंट बच गए वो सब ट्रांसफर अब यहाँ पे हो जाएंगे कैश को छोड़कर। इधर से तो कुछ बचा ही नहीं, फिर इधर से पहले तो कैपिटल लिख लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी 4 लाख और 2 लाख। इसके अलावा जनरल रिजर्व 30,000 है तो 15,000 हो जाएगा। इसके अलावा पी एंड एल वगैरह कोई होता तो हम करते, जो इस क्वेश्चन में कहीं कुछ है ही नहीं। तो अब इस अकाउंट से हमने देख लिया और आपने एंट्री की होगी तो एंट्री से आपको पता चल जाएगा। आपने एक एंट्री करी तरुण वरुण टू रियलाइजेशन, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन 41,000। इसके बाद डिफरेंस जो होता है वो टू कैश या बाई कैश। टू कैश का मतलब पैसा बच गया वो लेकर जाएंगे, और बाई कैश का मतलब होता है कम पड़ गया, लेकिन क्योंकि वो संपन्न साझेदार है वो अपने हिस्से की राशि को ला करके देंगे। तो टू कैश का डिफरेंस आ रहा है 3,74,000 और 1,74,000। लास्ट अकाउंट होता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इन्हीं को देख करके बनाना है। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो बैलेंस लिखा है उसको उतारेंगे, टू बैलेंस बीडी 10,000। इसके बाद इसमें जहां जाइए कैश लिखा हुआ है तो टू रियलाइजेशन, सारी एसेट्स के नाम और उनके अमाउंट लिख देंगे और बाहर आ जाएगा 7,88,000। इस तरफ ये रहा कैश, तो बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर्स बिल्स पेबल टोटल लगा करके बाहर ले आएंगे 1,34,000। एक ये और है, तो बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000। फिर नीचे ये रहा कैश, तो बाई तरुण कैपिटल और बाई वरुण कैपिटल 3,74,000 और 1,74,000। इसकी टोटल इक्वल आए तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। फर्म के समापन की स्थिति में दिवालिया होने की स्थिति भी आ सकती है कि जैसे 2-3 जो भी पार्टनर है वो उसमें से कोई पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ जाए। इस चैप्टर में आपको कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी मिलेगा। अगर दिवालिया की स्थिति नहीं है तो इसका मतलब तो यह है कि वो अपने पास से उस पैसे को ला करके देगा, लेकिन अगर वो दिवालिया हो जाता है और आगे कुछ भी लाने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार उसका निर्धारण हो। शेष जो समर्थ साझेदार है जो दिवालिया नहीं हुए उन्हें उनकी उस दिवालिया साझेदार की हानि को उठाना पड़ता है। 1903 के पहले तक तो यही रूल था कि वो जो भी हानि होती थी उसको बचे हुए साझेदार लाभ हानि अनुपात में बांटते थे, लेकिन 1903 के बाद एक डिसीजन आया, गार्डनर, विल्किंस एंड मर्रे 3 साझेदार थे, उसमें विल्किंस दिवालिया हो जाता है और ऐसी स्थिति में कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट जो डिसीजन देता है वही हम भी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि यह है कि जो साझेदार दिवालिया होता है उसकी हानि को
समर्थ साझेदार अपने पूंजी अनुपात में लेकर के आएंगे, और वसूली की हानि, जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस हुआ होगा, वो कैश लेकर के आएंगे। अनुपात कौन सा होना चाहिए? पूंजी अनुपात कौन सा होना चाहिए? तुरंत पूर्व का जो पार्टनर्स कैपिटल बन रहा हो, ये पैसा बांटने के पहले जो रेशो बनेगा, उससे आपको उस अनुपात के अंदर बांटना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, उससे आपको और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है जिसमें पहला अकाउंट तो एज इट इज, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी बदलाव आएगा वो उसमें आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां तो मैं कर देती हूँ, कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे टू डेटर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग। कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। 1,20,000 ये बुक वैल्यू पर ही हम ट्रांसफर करते हैं, 1,80,000 और 3,84,000 इधर से ट्रांसफर कर देते हैं बाई क्रेडिटर, बाई बिल्स पेबल। बस जनरल रिजर्व, P&L, कैपिटल ये ट्रांसफर नहीं होंगे। 1,40,000 और 1,00,000। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, एसेट्स रिलीज हुई बिल्डिंग और स्टॉक से 5,28,000 मिले, तो बाई कैश किससे मिला? बिल्डिंग और स्टॉक से 5,28,000। इसके बाद एक्सपेंसेस है 6,000, तो टू कैश एक्सपेंसेस 6,000। फिर डेटर से 3,000 डूबे, डेटर कितने के? 1,20,000 के, तो 3,000 डूबे तो कितने मिले होंगे? बाई कैश 1,17,000। जो पैसा मिला वो लिखना होता है, ना कि जो प्राप्त नहीं हुआ या जो डूब गया उसको नहीं लिखते हैं। इसके अलावा क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट हुआ, तो टू कैश क्रेडिटर्स 1,40,000। आगे भरत के बारे में है, पार्टनर के बारे में हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो अभी बिल्स पेबल का पेमेंट नहीं हुआ, तो बिना कहे आपको लायबिलिटी का पूरा पेमेंट करना होता है, तो टू कैश 1 लाख। इसके बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस आ रहा है 45,000 का, तो यहाँ पे बाई पार्टनर्स कैपिटल 45,000, दीपक, कपिल और भरत 45,000 को, उनका रेशो 3:1 का है, उसमें हम बांट देंगे, तो 22,500, 15,000 और 7,500 ये हमने बांट दिया। ये अकाउंट तो आपको मैं पहले बता चुकी। अगला अकाउंट स्पेशली ध्यान देने का है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले जो अब तक करते आए वो सारा कर लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी, और इस बार डेबिट बैलेंस भी है, इस तरफ भी आएगा टू बैलेंस बीडी भरत का 24,000, और इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस है 2,64,000 और 1,56,000। इसके बाद जनरल रिजर्व और P&L को बांट देंगे। बाई जनरल रिजर्व 54,000 है, तो हो गया 27,000, 18,000 और 9,000। बाई P&L दे रखा है 18,000, इसको बांटेंगे तो 9,000, 6,000 और 3,000। बस हो गया यहाँ से। तो इसके अलावा यहाँ से लिया इस वाले अकाउंट में सीधे चीज आ रही है, तो टू रियलाइजेशन 22,500, 15,000 और 7,500। अब अगर ये दिवालिया वाली कंडीशन नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो डिफरेंस बाई कैश टू कैश जिधर भी आ रहा है वो हम लिखते थे। बाई कैश की तरफ आता तो वो जितना उसका कम पड़ता वो पैसा बुला के देता, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा कि वो 5,100 रुपए देता, जबकि आप देखो 31,500 में से 12,000 गए, काफी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ 51,000 रुपए ही देता है, 5,100 रुपए देता है। तो जो रिसीव हुए उसको तो लिख दिया 5,100। अब जो पैसा कम पड़ा 31,500 और ये हो गया 17,100, मतलब 14,400 रुपए का डिफरेंस आया। इस डिफरेंस को ये जो समर्थ साझेदार है दीपक और कपिल, वो अपने क्वेश्चन को अगर कुछ नहीं कहता तो भी गार्डनर वर्सेस मर्रे का नियम लगाना है,
और कह रहा है तो ठीक ही है। हाँ, स्पेशली वो लाइन लिखेगा कि लाभ हानि अनुपात में उसकी हानि को बयान करेंगे तो बात अलग है, अदरवाइज आपको गार्डनर वर्सेस मर्रे का रूल ही लगाना है। कैसे रेशो निकालते हैं देखें, इससे बनेगा रेशो, ये वाला नहीं जो कैपिटल में दे रखा है, यहां से आपको देखना पड़ेगा। जैसे दीपक और ये कपिल, इसकी कैपिटल दे रखी है 2,64,000 और 1,56,000। मतलब रियलाइजेशन से रिलेटेड वस्तु को छोड़कर बाकी सब कुछ जोड़ना है आपको। तो 27,000 जनरल रिजर्व का और 9,000 P&L का, इसका 18,000 और 6,000 टोटल लगा लेते हैं। 3 लाख और इसकी हो जाएगी 1,80,000। इसका जो रेशो बनेगा, ये रेशो बना 5:3, तो 14,400 को 5-3 में बांटेंगे और वहन कौन करेंगे, बचे हुए साझेदार। तो एंट्री क्या बनी, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल। भरत को तो मिलेगा ये पैसा, तो बाई दीपक कैपिटल और बाई कपिल्स कैपिटल। ये जो 14,400 है इसको 5-3 के रेशो में बांटेंगे तो ये आ रहा है 9,000 और 5,400। इसके अकाउंट में जमा करके इसका तो बराबर हो गया, इनके में से कम हो जाएगा तो टू भरत कैपिटल 9,000 और 5,400। अब इसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, उसका तो बंद हो गया अकाउंट, इनका टू कैश बाई कैश जो भी आता है वो यहाँ लिख देंगे और लास्ट में हम कैश अकाउंट बना लेंगे जिसकी टोटल आपकी इक्वल आनी चाहिए। कैश अकाउंट में आपको बताया मैंने, टू बैलेंस पीडी हो जाएगा। इसके बाद ये बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, यहाँ पे जो भी आ रहा होगा भरत का, ये दीपक और कपिल कैपिटल बाई साइड में, और ये टू भरत कैपिटल 5100 रुपए, और उसकी टोटल आपकी बराबर आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको पार्टनरशिप कंप्लीट समझ में आई होगी। आज मेरा पार्टनरशिप का सीरीज कंप्लीट होता है। अगली बार मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ हाजिर होती हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। कोई अगर आपको एडवाइस देनी हो, कोई सजेशंस अगर आपके हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर दीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।